हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ना सोचा कि चलो एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। यानी कि एक ऐसा रिवीजन जिसमें हर चीज़ हो, मतलब हम हर तरीके के सवालों को कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, हर तरीके के सवाल भी आपको पता चल जाएंगे। तो पहला सवाल देखना ज़रा, और इसको ज़रा सा पॉज करिए, वीडियो को देखिए, पॉज करिए वीडियो को और लगाने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर बाद में इसको प्ले करके आप कर सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं इसको। कह रहा है कि एक परीक्षा में ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है। बी ने 8 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो ए द्वारा प्राप्त अंक बी से 30% अधिक होता। ए और बी का वास्तविक अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक, ये सवाल है। और हमने ऑप्शन जानबूझ के नहीं रखा है क्योंकि अंतर आप तुरंत समझ गए होगे कि अच्छा 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, पर हमने जानबूझ करके नहीं रखा हुआ है। देखो, ए द्वारा अंक जो हैं वो कितने हैं, 13। हमने एक्स लगा लिया उसके आगे, रेशियो है ना तो हम एक्स ले सकते हैं। और बी है, उसकी वैल्यू है 8x। ये है ए और बी की वैल्यू। अब आपसे कहा गया है कि यदि बी ने 8 अंक अधिक यानी कि 8x में से अगर हम 8 बढ़ा दें प्राप्त किए होते तो ए द्वारा प्राप्त अंक, ए द्वारा कौन सा प्राप्त अंक है, ये 13x, ये अंक, ठीक है। बी से कितना, 30% अधिक होता है। 30% अधिक का मतलब जो वैल्यू 100 पर है ना, वो 100 से 130 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 130% हो जाएगी। 30% अधिक का मतलब है 130%। जैसे 20% का मतलब अधिक होने का मतलब 120%, 10% अधिक का मतलब 110%, सेम एज। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए हम दूसरा कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। क्या मैं ये 13 से ये 13 काट दूँ और ये 10 जो है वो गुणे में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 8x प्लस का 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर बुला लेंगे तो ये आ जाएगा 10x में से 8x चला जाएगा, कितना बचेगा, 2x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब है 13 चौको कितना, 52, और 8 चौक कितना, 32। और हमसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में अंतर, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखा जाए तो 20 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर कितना है, 20। बताना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और है, अलग तरीके का। हमने कहा ना मिक्सअप करते हैं, रिवीजन। अगला है समय चाल दूरी से। चलो ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, उसके बाद प्ले करके देखिए। आपका सॉल्यूशन जब हो जाए तभी देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। अमन अपनी गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लेता है। अमन द्वारा अपनी गति को दुगनी गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। अच्छा, तो हम पहले ये निकाल लें कि अमन की गति है कितनी। दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर 4 गुणित समय, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर। स्पीड हमें पता नहीं है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट। अच्छा, ये किलोमीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर में। ये मिनट में है, इसको घंटे में बना ले। एक मिनट में सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको घंटा बनाने के लिए। अब घंटा बन गया। अच्छा, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इस 6 का मल्टीपल इधर और ये 5 गुणे वाला भाग में। तो स्पीड निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 75 इंटू 6 बटे कितना, 5। 15 पचे 75 और 15 6 का 90। तो स्पीड कितनी आ गई, 90 किलोमीटर, ठीक है ना, 90 किलोमीटर पर आवर में ही आ गई। अब ये कह रहा है अमन द्वारा अपनी सामान्य गति से दुगनी गति, ठीक है, सामान्य
गति से दुगनी गति से 60 किलोमीटर। अच्छा, फिर देखो दूरी बराबर क्या होता है, वही फार्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस उसकी 60 किलोमीटर है और उसकी गति कितनी हो रही है, 90 नहीं, 90 का दुगना, 90 का दुगना कितना हो जाएगा, 180, 180। और इसके लिए समय कितना लगेगा वो मान लेते हैं टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 60/180। ठीक है, तो 6×3 = 18 होता है ना, 1/3 घंटे, यानी 1 घंटे का तीसरा भाग। तो देखते हैं ज़रा 1 घंटे का तीसरा भाग होता कितना है। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट और तीसरे का मतलब 3, और इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मिनट। कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, MIN लिखा हुआ है, आखिरी में N लिखा हुआ है ना, वो टच हो गया उसी में। ठीक, 20 मिनट, और हमारा आंसर क्या है, 20 मिनट। क्लियर लगा, आई होप सो क्लियर लगा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये मिक्सअप है सारे क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एक लंबवर्ती, चलिए, कहा गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु का आयतन, फॉर्मूला हमने सब बताया है ना इसमें। लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना है, 64 पाई है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अच्छा, वॉल्यूम है कितना, 64 पाई है, और 1/3 पाई का पाई रख दिया, आर स्क्वायर पता नहीं कितना है, और एच ये रख दिया। हमें ना आर की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू पता है। अभी हम बस एक काम कर सकते हैं, वो ये कि पाई से ये पाई काट सकते हैं और 64 का 3 से गुणा कर सकते हैं। तो 64×3 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। ऑल्दो हमें दिख रहा है कि आर की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 3 होगी, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं। यदि शंकु की ऊंचाई कह रहा है कि 12 है, कितनी है, 12, शंकु की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितनी है, 12। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64×3, और ये एच भाग वाला जाएगा डिवाइड में, तो 12। ठीक, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, और 4 से इसको काट दिया, 16 चौको 64। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु बनता कैसे, अगर मैं बात करूँ शंकु तो यही होता है ना, बर्थडे वाली टोपी। ठीक है, ऐसा ही बनता है। और नीचे की भाग की बात करूँ तो नीचे का भाग कैसा रहता है, ये वाला। अगर देखा जाए तो ये सर्कल रहता है, एक डिस्क की तरह रहता है, और डिस्क का एरिया होता है वो कितना होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं, और आर की वैल्यू 4, और 4 का स्क्वायर कितना, 16 पाई, और हमारा आंसर कितना है, 16 पाई। ठीक है, कहीं कहीं हमारा आंसर ऐसा भी हो सकता है कि 16 पाई ना लिख करके ऐसा लिखे, 16 इंटू 22/7, और इंटू करा करके मिक्स फ्रैक्शन में, तो कोई बात नहीं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला करें। ठीक है, अगला करते हैं, इसको रोकते हैं। अब आता है लाभ और हानि से, सब मिक्सअप है, तो वीडियो को पॉज करिए और देखिए, ट्राई करिए, अदरवाइज़ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं। कह रहा एक राशि है जिसको 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 4 वर्ष में वो इतना हो जाता है। चलो हमने वो मान ली, राशि कितनी है, 4 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज कितना है वो ज्ञात करना है। चलो पहले ये देखते हैं कि मानो वो राशि x है, इसको कितना परसेंट रखा गया, 15%। कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 15% 4 साल के लिए, बटे कितना, 100। यही तो होता ना, साधारण ब्याज का फार्मूला पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो ये है मूलधन, ये है गुणित दर गुणित समय है, और बटे 100। और ये जो ब्याज निकल के आएगा ना, इसमें से हम मूलधन को जोड़ देंगे, और इस मूलधन को जोड़ने के बाद वो राशि कितनी बनेगी, 9600 बनेगी। ठीक है, अच्छा, 15 चौको 60 होता है, यानी कि
60x अपॉन में 100 प्लस x बराबर कितना 9600। अच्छा, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। और दो से और काट दे, 2 3 6, 2 पंचे 10, एल्सियम ले लूँ इसका, तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 5x अपॉन में नीचे आ जाएगा 5 बराबर 9600। 5 3 8, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, तो 8x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9600। 8 से काट दिया, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 00 और 12 पंचे 60, तो यह आ जाएगा 6000। मूलधन कितना है 6000 है। अगर मूलधन 6000 है और 9600 इसका पूरा प्राइस कितना हो गया 9600, तो आप बता सकते हैं ब्याज कितना मिला होगा, तो 9600, ठीक है। और 6000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 600 ये और 3 ये, 3600 रुपये उसको क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। और यही हमारा आंसर है, ठीक। पर सवाल दिमाग में ये आता है, क्या हमें इतना बड़ा सवाल करना है या इस तरीके से करना है? नहीं, इस तरीके से बेसिक है, आप इसी को बस फास्ट करेंगे, इसी को फास्ट करेंगे। कैसे? देखो 15% 4 साल के लिए, 15 चौको 60, 60% हुआ, पूरा पूरा हमको ब्याज कितना मिलेगा 60%, यानी कि जो वैल्यू x थी ना उसका 60% अधिक 160। 60% अधिक का मतलब है 60% जोड़ दो, जो वैल्यू 100 पर थी वो 60% अधिक 160, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 9600। तो 00 16 6 का 96, 600 आया, और ये जीरो उधर जाएगा तो 6000 हो जाएगा। अब बताओ 9600 में से, यानी कि 9600 में से 6000 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3600। यही हमारा आंसर है, ऐसा ही कर ले, ठीक है। बट इसको पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं ये पहले बता देता तो आपको प्रोसेस ना समझ में आता कि मैंने 160 लिखा कैसे। वो वही है, 4 साल का 15% वार्षिक ब्याज की दर वही होगी, 15 चौको 60, अरे एक साल में 15%, अगले साल में 30, फिर 45, फिर 60, तो हम डायरेक्टली 60% बढ़ा करके ले लें, ठीक है। अगला, चलो इसको देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, फिर हम बताते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 648 है। यदि उनका महत्तम यानी HCF कितना है 18 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अच्छा, 2 संख्याओं का गुणनफल A इंटू B बराबर कितना 648, और A में भी 18 इंक्लूड होगा और B में भी 18 इंक्लूड होगा, कुछ भी हो, ठीक है, होगा ना, क्लियर। तो अब हमें निकालना है कुछ, चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। जी हो गया ट्राई। तो चलो अब देखते हैं, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल इतना है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं हम, एक संख्या A है और एक संख्या B है, ठीक है, और A और B का गुणा करने पर इतना आता है। उनका महत्तम समवर्तक यानी कि महत्तम क्या है 18 है। महत्तम का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन आ जाए उसी को तो HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी संख्या होगी वो 18 का मल्टीपल होगी, तो मैं 18x लिख लूँ, ठीक है। अगला इसके अंदर भी कोई संख्या होगी वो भी 18 का मल्टीपल होगी, 18y लिख लूँ, मैं दोबारा x नहीं लिख सकता, क्यों, संख्या तो अलग अलग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल अभी समझ में कम आया होगा, जैसे कि मान लेते हैं मैं लिख लूँ एक 8 और एक 12। हमने कहा इसका HCF कितना है 4 है, जो कि दिख रहा है, देखो 4 दोनों में, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, तो इसका मतलब है इसको लिखेंगे 4, अलग पेन से लिखूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा ना, एक अलग पेन से अलग कलर से लिखता हूँ मैं, इसको लिखूँ मैं क्या 4 इंटू 2, और इसको लिखूँ क्या 4 इंटू 3, ठीक। अब देखो ज़रा सा, ये तो हमारा सेम है,
ये अलग अलग है ना, ठीक वही हम कह रहे हैं। 18 तो सेम है, ये अलग अलग होंगे, होंगे ही होंगे, सीधी सी बात, दो अलग अलग संख्या हैं। तो इसी तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बस बताया, ये एग्ज़ाम का मतलब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ए में भी 18, बी में भी 18। क्या मैं इन दोनों के गुणनफल यानी ए इंटू बी की बात करूँ, जो कि है 648? तो 18 इंटू 18 यानी 18x इंटू 18y बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 8। 18 का स्क्वायर होता कितना है, 324 होता है। याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर दिक्कत की बात है। तो डिवाइड करो, और 324 का दुगना होता है, एक्स वाई मैंने लिखा ही नहीं, मैंने पूरा एक्स वाई नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वाई लिखा। एक्स वाई बराबर कितना, 648। अच्छा, 324 का दुगना होता है, यानी एक्स वाई दो संख्याओं का गुणनफल 2 आ रहा है। ऐसा क्या हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू या तो 1, तो वाई की वैल्यू कितनी, 2, यही हो सकता है ना। पर दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 1, मैं इसको ग्रीन से यूज़ करता हूँ। तो 18 का नाम 18, और इसका कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तेईं 54। तो हमारा आंसर 54 एकदम करेक्ट है। या एक और तरीका है, क्या, मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक बार आ गया था 18, एक्स बराबर 18 ए, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ए बराबर कितना 18x, और बी बराबर कितना 18y 18y। एक्स और वाई हमको इतना पता है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 2 है। 2 कैसे भी हो सकती है, या तो x 1 होगा y 2 होगा, या तो x 2 होगा y 1 होगा। जोड़ के तो दोनों का 3 ही आएंगे ना, 2 इंटू 1 कोई भी कर लो, जोड़ के तो 3 ही आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 3 ही आएंगे, 18 इसके कॉमन फैक्टर में है, तो 18 इंटू 3, 18 3 54, डायरेक्टली भी हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, बस दिमाग में चला 18, अच्छा 3 आ गया, 2 और 1 3, 18 से 54, मार्क किया 54, आगे बढ़ गया। ठीक, आगे करते हैं, चलो इसको कर लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। आपके पास समय है अच्छा खासा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, अदरवाइज़ हम क्लियर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। क्रय मूल्य, अच्छा, उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% कम है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज़ तो पता है ना, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य क्या, और ये क्या होता है विक्रय मूल्य, और ये होता है क्रय मूल्य। चलो इसको हम ज़रा सा सही करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 25% मतलब 25 रुपये कम, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये कम, यानी कितना, 75 रुपये। ठीक है, इसका मतलब है 75 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 100 रुपये का टैग लाइन बनाया गया, टैग बनाया गया, टैग लगा दिया गया, और इस पर क्या कह दिया गया, डिस्काउंट कुछ दिया गया। अब कह रहे वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 10% कम है। इससे 10% कम का मतलब है ये 90 रुपये का बिक रहा है, समझ रहे हो, 75 का ख़रीदा जा रहा है, 100 रुपये के उस पर टैग लगाया जा रहा है, और 90 रुपये का बेचा जा रहा है। ठीक है, अब हमसे बताना है कि लाभ कितना है। भाई यहाँ से यहाँ जाने में कितना रुपया लगे बताओ, 75 में से 15, 15 पचे 75, 15 छः 90, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 15 रुपये का प्रॉफिट ओवरऑल 75 पर इंटू 100, यही तो निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। याद है कि भूल गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 पचे 75, 5 से काट दिया, दूनी 10, 20, तो 20% का हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और हमारा यही आंसर है। क्लियर। ठीक है, ये गलती मत कर देना, 25% कम है, 10% कम है, 25 में से 10 घटाया 15% आंसर, ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। फिर वही आपके पास वीडियो का पॉज करके और आप ट्राई करिए, मैं बताता हूँ। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 और 7। तो ए और बी, अभी मैं वर्तमान आयु 3x और 7x लिख लूँ एक ही साथ, x तो कॉमन रहेगा। ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 4x, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 12 वर्ष का अंतर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, आ गया 12 वर्ष का अंतर। बी की आयु ज्ञात कीजिए जब ए की आयु 20 वर्ष हो। ए की आयु 20 वर्ष, अभी ए जो है वो 9 साल का है, तो बी कितने साल का है, अभी 21 साल का। और जब ये हो जाएगा कितने साल का, 20 साल का, तो 20 साल का होने पर बी की आयु कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ज़रा हमें बताएंगे कि अगर ये 9 साल से 20 साल हो जाएगा, यानी 11 साल बाद की बात कर रही है, तो 11 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 32 साल के हो जाएंगे। अंतर तो सेम रहेगा ना, जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, अरे 31 नहीं भैया, 32 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने शायद 32 ही बोला होगा, 32। तो 32 साल के हो जाएंगे बी। क्लियर, चलो आगे। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसको कर लेते हैं ज़रा सा। एक कक्षा में 30% छात्र हैं, बाकी बकरियां नहीं, बाकी लड़कियां हैं, सॉरी, ठीक है, बाकी लड़कियां हैं, ओके। तो कह रहे हैं यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 160 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या, और छात्र बनते हैं दोनों से, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मिला करके बताना ज़रा, ठीक है। आप पॉज करके स्टार्ट कर दो और हम बताते हैं आपको। चलो, कह रहा है कि एक कक्षा में 30% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। क्लास में 30% लड़के हैं। अगर ये 30% क्लास है, इसमें कह रहा है कि 30% लड़के हैं। मैं यहाँ पर बॉयज़ लिखूँगा, मैं यहाँ पर गर्ल्स लिखूँगा। बॉयज़ हैं 30%, तो गर्ल्स हो जाएंगी 70% हो जाएंगी। मान लेते हैं x लोग रहते क्या है, मतलब x लोग पढ़ते हैं। x में से x का 30% है बॉयज़ और x का 70% है गर्ल्स। कह रहा कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का बीच का अंतर कितना है, 160। अच्छा, यहाँ पर अंतर कितना है, 40 का। तो x का पूरी क्लास का 40% का अंतर, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 160 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से इसको काट दें, 4 चौक 16, 40 आ जाएगा। और 10 से जब गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। यानी कि पूरी क्लास में कुल कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। और यही हमारा आंसर है। बताना कुछ कठिन लगा, एकदम कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो अगला देखें, एक और है क्या, नहीं, बस इतना ही है। तो आई होप सो आपको क्लियर लगे होंगे सारे क्वेश्चन, और उम्मीद करता है कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज़ एक दूसरा सेशन ले आऊँगा जिसमें डाउट सेशन ही रहेगा, और उसमें सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन की जाएंगी जो आपका डाउट रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।